नमस्कार। स्वागत है आप सबका। अगर आवाज़ आ रही हो है ना तो एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे है ना, पांडु वंश पढ़ रहे थे। चौथा राजवंश था जो सरवपुरी राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया था? पांडु वंश, ठीक है। इसके बारे में 8 टोटल शासक देखे थे हमने। कुल 8 शासकों के बारे में जानकारी देखी थी, ठीक है। 8 शासकों के बारे में जानकारी देखी थी। वो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उदयन से प्रारंभ हुआ था। उदयन के बाद इंद्रबल, जिसका एक और नाम था भरतबल, है ना। उसके बाद उसका पुत्र कौन आया था? नन्नराज प्रथम आया था। उसके बाद तीवरदेव चौथे नंबर पे, है ना। तीवरदेव के बाद नन्नराज द्वितीय, फिर हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त फिर हर्षगुप्त, है ना। उसके बाद हर्षगुप्त का जो पुत्र था, जो अंतिम शासक था पांडु वंश का, वो कौन था? महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। अब महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में पूरी जानकारी हम लोग ने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। पूरा जानकारी हम लोग ने देख लिया था महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। उसके बाद पांडु वंश का अंत कैसे हुआ, ठीक है। पांडु वंश का अंत कैसे हुआ, तो यहां पे देखेंगे कि पांडु वंश का अंत कैसे हुआ, ठीक। यहां पे ध्यान से सुनना, छोटी सी कहानी है, ठीक है। देखो, उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत में एक शासक था हर्षवर्धन। उत्तर भारत में शासक कौन था? हर्षवर्धन। ठीक, उत्तर भारत में शासक था हर्षवर्धन। इसकी राजधानी थी कन्नौज। ये कौन से वंश का था? पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति, ठीक है। कन्नौज थी राजधानी इसकी। इसका जो राज्यकाल है वो था 606 से 47, ठीक है। ये समझ गए। उत्तर भारत में हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक शासक था। कन्नौज उसकी राजधानी थी। 606 से 647 ईस्वी में उसका काल था, ठीक है। अब देखो दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत में एक दूसरा शासक था। उसका नाम था, जो हम लोग देख चुके हैं, पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ये वातापी का था, ठीक है। सबको समझ आया यहां तक? ये वातापी का चालुक्य था ये, ठीक है। वातापी का चालुक्य था, ये दक्षिण भारत में था। ये सब ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ठीक। और इसका एक अभिलेख मिलता है, एहोल अभिलेख, ठीक है। एहोल भी कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए, अब ये जो हर्षवर्धन था, ठीक है, ये जो हर्षवर्धन था, इसकी पत्नी है ना, यहां पे नहीं करके यहां पे कर दे रहा हूं, हर्षवर्धन की पत्नी, ठीक। और बालार्जुन की पत्नी, ठीक है। हर्षवर्धन और बालार्जुन,
दोनों एक ही राजवंश की थी, ठीक है, मौखरी राजवंश की थी। यहां तक कहानी सबको समझ आई? मौखरी राजवंश की थी, तो इन दोनों में संबंध था, ठीक है। अब देखो, उत्तर भारत में जो हर्षवर्धन है पुष्यभूति वंश का, उसकी राजधानी कन्नौज है। उत्तर भारत मतलब जो मध्य प्रदेश में जो है रेवा नर्मदा नदी, ठीक है, उसको अपन बॉर्डर मानते हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, बॉर्डर मान लिया अगर नर्मदा नदी को, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, ठीक है। और अगर ऊपर जाएंगे तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब हिमाचल, है ना। तो यहाँ पूरा क्या था, हर्षवर्धन का शासन था, ठीक है। अब नीचे वाला हिस्सा महाराष्ट्र, एमपी का दक्षिणी हिस्सा, महाराष्ट्र, पूरा का पूरा कर्नाटक, है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, वो किसके अधीन था, पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है। अब पुलकेशिन क्या करता है, आक्रमण करने के लिए जाता है हर्षवर्धन के ऊपर। पुलकेशिन क्या करता है, हर्षवर्धन के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाता है, ठीक है। अब हर्षवर्धन किसकी सहायता लेगा, यहाँ पे दोनों संबंधी हो गए ना, तो हर्षवर्धन किसकी सहायता लेगा, क्योंकि पुलकेशिन तो जा रहा है छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके ही जाएगा ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है जो दक्षिण कोसल को क्रॉस करके ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक कहानी बनती है कि हर्षवर्धन ने कहा किससे, बालार्जुन से, कि तुम पुलकेशिन द्वितीय को रोकना, ठीक है, वो आक्रमण करने आ रहा है, तुम उसको रोकना। ये कहानी समझ आ रही है। लेकिन जो ये बालार्जुन है, ठीक है, इसका काल कब से कब तक है, 595 से 655 तक, ठीक है, ये है। अब इन दोनों का कार्यकाल देख लो, इसका रहेगा 610 से 642, ठीक। अब एक बात सोचना, अगर ये अपने अंतिम वर्ष में भी अगर 642 पे भी आक्रमण करने जाता है, ठीक है, कहाँ पे, ऊपर की ओर, तो ये तो यहाँ पे था ना, ये तो शासक फिर भी रहेगा, ठीक है। तो अगर 42 पे आक्रमण करने जाता है और ये पुलकेशिन क्या होता है, यहाँ पे विजयी होगा, ठीक है, विजयी होगा। अगर ये विजयी हो जाता तो बालार्जुन 55 तक कहाँ से रहता, 42 में ही बालार्जुन खत्म हो जाता। सबको समझ आ रहा है क्या कहानी हो रही है? देखो, हर्षवर्धन है, अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक दो राजवंश में मैं लिंक करके बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा आया है। 2-3 राजवंश में एक ही व्यक्ति मिलेगा आपको, ठीक है। पांडुवंश का अंत पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। यहाँ पे उत्तर भारत में एक शासक है हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश का है, उसका शासन का काल है 606 से 647 ईस्वी, ठीक है। दक्षिण भारत में एक शासक है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, उसका राज्य वर्ष है 610 से 642। अब पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी क्या मिलती है कि वो आक्रमण करने जा रहा है हर्षवर्धन के ऊपर, है ना। ये आक्रमण करने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है। अब चूंकि दोनों की पत्नियां बालार्जुन हर्षवर्धन की मौखरी राजवंश की कन्याएं हैं, ठीक है, तो दोनों आपस में संबंधी हुए। तो यहाँ पे एक कहानी क्या बनती है कि हर्षवर्धन ने बालार्जुन से कहा होगा कि जब पुलकेशिन द्वितीय आएगा, है ना, तो नर्मदा नदी के पहले ही उसको रोक लेना, ठीक है। रेवा नदी, उस टाइम पे रेवा नदी भी लिख सकते हो, नर्मदा नदी दोनों सेम है, ठीक। तो लेकिन ये कहानी सही नहीं बैठती है, क्यों? क्योंकि 42 में पुलकेशिन द्वितीय जा चुका था, ठीक है। और अगर अंतिम वर्ष में भी वो आक्रमण करने जाएगा, लेकिन यहाँ पे बालार्जुन 55 तक शासक है, तो बालार्जुन शासक नहीं रहता ना, ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन यहाँ पे जीत जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक जानकारी मिलती है, लिख लेना उसको, कि पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसने 634 में ही, पुलकेशिन द्वितीय ने 634 में ही बालार्जुन को पराजित कर दिया था, ठीक है।
और इसने किसने, बालार्जुन ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब कहानी समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे हुआ था पांडुवंश का अंत। और इसमें पुलकेशिन का जो सहायता जिसने की थी, है ना, पुलकेशिन के जो सहायक थे इस युद्ध में, जब बालार्जुन को इसने पराजित किया था, उसमें ध्यान से लिखना, एक तो नलवंश है, क्योंकि नलवंश तो 12वीं सदी तक रहेगा। ठीक है, 4वीं से 12वीं सदी तक एक नलवंश है और एक बाणवंश है। ठीक है, बाणवंश अभी आगे आएगा तो समझ आ जाएगा कि कैसे आया ये। ठीक है, यहां तक समझ आया? किसी को कोई डाउट है कि पांडुवंश का अंत कैसे हुआ? तो इस प्रकार से क्या हो गया, पांडुवंश का अंत हो गया। इसने क्या किया था, 634 में, 634 के पहले ही, है ना, के पूर्व में ही, 634 से पूर्व में ही बालार्जुन को परास्त कर चुका था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, जानकारी कहाँ पे मिल रही है? एहोल अभिलेख। एहोल कहाँ है? कर्नाटक में। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का था? वातापी का चालुक्य था, जो कि है कर्नाटक में। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध कौन सा होता है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध है वो कौन सा होता है? रेवा नदी के तट पर, है ना, रेवा नदी के तट पर। रेवा नदी मतलब नर्मदा नदी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। पुलकेशिन, रेवा नदी, रेवा नदी। चलिए, तो यहां तक से 4 राजवंश समाप्त हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में क्षेत्रीय राजवंशों में। अब यही जो 4 राजवंश हैं, यही बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, इतने ही जो 4 राजवंश हैं, यही क्या थे, बड़े बड़े थे। इसके पश्चात जो 4 और मैं 7 बताया था ना, उसमें 2 लाइन का एक और राजवंश है। ठीक है, चलिए अब 5वां राजवंश लिखना है यहाँ पे। 5वां राजवंश जो लिखोगे वो क्या है? मैकल का पांडुवंश। मैकल का पांडुवंश, यही क्या है? सोमवंश की दूसरी शाखा है छत्तीसगढ़ में। सोमवंश की दूसरी शाखा है छत्तीसगढ़ में। पहली शाखा क्या थी? पहली शाखा क्या थी? दक्षिण कोसल का पांडुवंश। ठीक है, अब देखना, फिर से ध्यान से सुनना। मैकल का पांडुवंश, अब इसकी जो तिथि है ये 5वीं से 6वीं सदी में थी। 5वीं से 6वीं सदी में थी। ठीक है, चलिए, क्षेत्र क्या था? क्षेत्र क्या था? प्राचीन अमरकंटक, है ना, जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है, जहां से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? वो नर्मदा नदी का। ठीक है, तो ये प्राचीन अमरकंटक। ठीक है, और यही क्या थी? इनकी राजधानी भी थी। यही जो अमरकंटक है ना, यही क्या थी? राजधानी भी थी। ये समझ आ गया? यही क्या थी? राजधानी थी। अब देखो, पांडुवंश है, वो दक्षिण कोसल का पांडुवंश था। कुछ तो संबंध होगा, कुछ तो संबंध मिलेगा ना। तो जो इंद्रबल है ना, उसका द्वितीय नाम क्या था? भरत बल। ठीक है, तो ये है भरत बल। भरत बल का जो बहमनी ताम्रपत्र जो हमने पढ़ा था, जो कि कहाँ से मिला था? महासमुंद से। इनका क्या था? बहमनी ताम्रपत्र था।
ठीक है। अब बहमनी ताम्रपत्र में क्या मिलता है? बहमनी ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है कि यहाँ पे, है ना, कहाँ पे, अमरकंटक में पांडुवंशियों की, है ना, पांडुवंशियों की एक शाखा शासन कर रही थी। ठीक है, पांडुवंशियों की एक शाखा का यहाँ पे शासन था। जानकारी कहाँ पे मिल रही है? बहमनी ताम्रपत्र, जो कि किसका है? भरतबल का। भरतबल कौन है? पांडुवंशी शासक इंद्रबल, जो कि दूसरा शासक था। ठीक, कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं? मैकल का पांडुवंश। ठीक है। अब बहमनी ताम्रपत्र में कुछ शासकों की जानकारी भी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, शासकों का नाम भी मिलता है इसी ताम्रपत्र में। केवल और केवल एक ही स्रोत मिला है। ठीक, अब इसमें जो राजाओं की जो जानकारी मिलती है वो पहला जो शासक मिलेगा वो है जयबल। पहला शासक जो है वो है जयबल, और उसी के बाद इसका पुत्र है वत्सराज। ठीक है, जयबल है और वत्सराज है। दोनों की उपाधि नहीं दी गई है, कोई भी उपाधि, दोनों की उपाधि नहीं है। ठीक है, अगर क्रॉस कर दे रहा हूं उसका मतलब है कि नहीं है। ठीक, दोनों की उपाधियों के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं मिलती है। वत्सराज कौन था? जयबल का पुत्र था। ठीक, अब यहां से केयरफुली सुनना थोड़ा सा। ठीक है, वत्सराज के बाद एक और शासक आता है, वो है नागबल, और इसकी उपाधि क्या थी? महाराज। ठीक है, तृतीय शासक जो आता है वो कौन है? नागबल आएगा, और ये किसका पुत्र है? ये वत्सराज का पुत्र है। ठीक है, उपाधि क्या मिल गई? महाराज। सारी जानकारियां कहां पे पढ़ रहे हैं? बहमनी ताम्रपत्र भरतबल का। ठीक है, अब ये जो नागबल है, इसके बाद जो शासक की जानकारी मिलती है वो स्वयं किसकी मिलती है? भरतबल की मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो जानकारी मिली है वो किसकी मिली है? भरतबल। और ये भरतबल कौन है? यही तो इंद्रबल है ना, ये भरतबल ही तो इंद्रबल है। इसके बाद एक और शासक की जानकारी मिलती है, सूरबल। सूरबल कौन? समझ गए? भरतबल का रिश्तेदार। अब जब पांडुवंश पढ़े थे तो सूरबल कौन निकला था? इसका पुत्र निकला था। ठीक है, भरतबल का पुत्र निकला था। यहां तक भी सबको समझ आ गया? और ये सूरबल के बारे में बोल रहे हैं कि ये अंतिम शासक था। मैकल के पांडुवंश का अंतिम शासक कौन मिला? यहां पे सूरबल मिला। ठीक, चलिए अगर कहानी समझ पा रहे हो और कोई ऑनलाइन है, ठीक है, तो यस और नो एक बार बता देना मेरे को, और अगर रिपीट करने का रहा तो भी बता देना। ठीक, चलिए तो देखो, भरतबल का बहमनी ताम्रपत्र, उसमें जानकारी क्या मिलती है कि पांडुवंशियों की एक शाखा जो थी वो मैकल में थी। मैकल क्षेत्र समझ गए ना आप लोग? छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा, एकदम कॉर्नर का, है ना। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, उसके ऊपर कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहाँ तक जो फैला हुआ है। ठीक है, तो उसमें 5 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला शासक कौन मिलता है? जयबल मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा शासक, उसका पुत्र मिला जो कि है वत्सराज। दोनों की उपाधियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। वत्सराज के बाद उसका पुत्र मिलता है तीसरा शासक, वो है नागबल, और उसकी उपाधि है महाराज की। यहां तक तो सही है। उसके बाद जो भरतबल है, वो भरतबल किसका पुत्र है या किसका भाई है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। और यही कौन है? चौथे शासक हैं। और यही कौन है? इंद्रबल है।
अब भरतबल का पुत्र कौन है? सूरबल, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि भरतबल और नागबल के बीच में कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखना कि जो वत्सराज है ना, इनकी पत्नी का नाम था, वत्सराज की पत्नी का नाम था द्रोण भट्टारिका। द्रोण भट्टारिका, ठीक। और जो नागबल है, इसकी पत्नी का नाम था इंद्र भट्टारिका। इंद्र भट्टारिका किसकी पत्नी है? नागबल की, है ना। और द्रोण भट्टारिका वत्सराज की। यहाँ पे अच्छे से सुनो, ठीक है। यहाँ पे अगर दिक्कत हो गया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, कहानी नहीं समझ पाओगी कि कौन कैसे आया करके। ठीक, अब एक बात सोचो, भरतबल का दूसरा नाम क्या है? इंद्रबल है, ठीक है। भरतबल का दूसरा नाम क्या है? इंद्रबल है। तो नागबल की पत्नी का नाम क्या है? इंद्र भट्टारिका। तो दोनों में इंद्र इंद्र लगा हुआ है। तो एक चीज तो ये हो सकती है कि उसने अपनी पत्नी का जो फर्स्ट नाम का जो पहला हिस्सा है उसके ऊपर अपने पुत्र का नाम रखा होगा। इस हिसाब से क्या है, नागबल इसके पिता हो सकते हैं, इंद्रबल के। लेकिन इंद्रबल के पिता का नाम तो उदयन था, जो कि हम लोग ने पांडु वंश में पढ़ा हुआ है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि उदयन का भी कोई दूसरा नाम हो, क्योंकि यहाँ पे तो वंशावली मिल रही है। ठीक, तो अगर ऐसा है तो या तो वत्सराज है ना, या तो ये, या तो नागबल, ये दोनों कौन हो सकते हैं? दोनों में से या तो वत्सराज पिता हो सकता है इंद्रबल का, या फिर नागबल। और ऐसे में क्या होगा, दोनों में से कोई क्या होगा? वही तो उदयन होगा। ठीक है, तो या तो भरतबल का पिता कौन हो सकता है यहाँ पे? नागबल या फिर वत्सराज। और ज्यादा संभावना किसकी है? वत्सराज की। यस सर जी, समझ आ रहा है, कहानी पढ़ाने से हमारा अच्छा लगता है सर। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, चलो यहां तक समझ आया सबको? ठीक, तो इंद्रबल के पिता या तो वत्सराज हो सकते हैं या तो नागबल हो सकते हैं। नागबल की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनकी पत्नी का नाम इंद्र भट्टारिका है। ठीक है, तो हो सकता है कि अपनी पत्नी के नाम का जो प्रथम अंश है ना, उसी के ऊपर अपने पुत्र का नाम रखा होगा उन्होंने। ठीक है, और अगर ये भाई हुआ नागबल का, तो छोटे भाई का नाम अपनी पत्नी के नाम पे कौन रखता है? ठीक है, ये कहीं का लॉजिक नहीं है। ठीक, यहां तक समझ आया। और ये था मैकल का पांडुवंश। ठीक है, तिथि क्या थी? 5वीं से 6ठी शताब्दी। मैकल का पांडुवंश समझ आ गया। क्षेत्र प्राचीन अमरकंटक, वही अमरकंटक राजधानी थी। एकमात्र स्रोत मिलता है भरतबल का बहमनी ताम्रपत्र, जो कि पांडुवंशी ही है। इंद्रबल है ना, वहां पे भी हमने पढ़ा था। वहां पे जानकारी मिलती है कि पांडुवंशियों की एक शाखा जो यहाँ पे शासन करता था। कहाँ पे? मैकल वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब इसमें 5 और शासकों का नाम मिलता है। 5 शासकों में से पहला जो है वो कौन है? पहला जो देखते हैं वो जयबल, उसके बाद उसका पुत्र वत्सराज, दोनों की उपाधियां नहीं है। वत्सराज के बाद कौन आ जाता है? नागबल, जिसकी उपाधि है महाराज की। वत्सराज की पत्नी द्रोण भट्टारिका, नागबल की पत्नी इंद्र भट्टारिका। उसके पश्चात चौथे नंबर पे शासक जो आते हैं वो कौन है? वही हमारे भरतबल, जिनका बहमनी ताम्रपत्र है। उसके बाद उनका पुत्र सूरबल, ठीक है, जो कि अंतिम शासक है। ये तो है मैकल वंश। ठीक है, एक चीज जो गौर करने वाली बात है, ठीक है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, पुरानी क्लास आपने अच्छे से देखा हुआ है, तो यहां पे मैकल का पांडुवंश कब आया है? 5वीं सदी में। ठीक है, मैकल का पांडुवंश 5वीं सदी में आया है। और दक्षिण कौशल का पांडुवंश कब आया था? ये तो 6वीं 7वीं शताब्दी में आया था। इसका मतलब क्या है कि दक्षिण कौशल के पांडुवंश से पहले ही मैकल में था पांडुवंश, क्योंकि वो तो 5वीं शताब्दी में है और ये तो 6वीं 7वीं शताब्दी में आ रहा है। समझ रहे हो? और
सरबपुरी के सरबपुरी यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सरबपुरियों का भी लिख लो, है ना, सरबपुरी राजवंश, है ना। ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये 5वीं के अंत में, ठीक। एकदम बेहतरीन कहानी है, ठीक है, एकदम कनेक्ट हो जाओगे। देखो, सरबपुरी राजवंश स्टार्ट कब हुआ? 5वीं सदी के अंत में, मतलब 490 495 ये हो गया होगा तब, ठीक है। 510 520 स्टार्ट हुआ होगा तब सरबपुरी राजवंश आया, ठीक है। अंतिम शासक प्रवर राज द्वितीय, उनके ऊपर आक्रमण किसने किया था? पहले सूरबल ने, ठीक है। मैंने क्या कहा था? सूरबल पांडुवंशी है और जो कि छत्तीसगढ़ के बाहर का है, उसने आक्रमण किया था, उसके बारे में जानकारी वहां पे नहीं मिली थी, ठीक। तो उस समय यही तो सूरबल है जो कहाँ पे बैठा हुआ था? मैकल में, ऑलरेडी 5वीं सदी में बैठ चुका था, 5वीं 6वीं सदी में, ठीक है। उसी ने आके क्या किया था? प्रवर राज पर तो आक्रमण किया था, समझ गए, जिसमें वो विफल रहा। उसके बाद उसके पिता जो कि सामंत थे, ठीक है, और इनका राज कहाँ पे चल रहा है? ऑलरेडी मैकल में। तो वही भरत बल ने क्या किया था? फिर सरबपुरी पर आक्रमण करके अंत कर दिया था, ठीक है। ये समझ आया? क्योंकि सदी देखो ना ठीक, 5वीं सदी में अंत में सरबपुरी, उसके बाद यहाँ पे अंत करने के बाद पांडुवंश पहले से था कहाँ पे? मैकल में। फिर वहां पे मैकल में जब नागबल सूरबल खत्म हो गए, ठीक है, तो वही जो उदयन है वही कहाँ पे आया? दक्षिण कौशल में। इंद्रबल ने शासन स्थापित किया, अपना एक राज्य स्थापित किया, ठीक है। दक्षिण कौशल में सरबपुरियों को हटाकर अपने पिता को प्रथम शासक बनाया था। कहानी अगर समझ आ गई होगी तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आई होगी तो, अगर अभी कोई सुन नहीं रहा होगा तो क्लास को बेटा रिपीट करके देखना, ठीक है, तब समझ पाओगे। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा उलझ जाओगे कि पांडुवंश का अंत कैसे हुआ, ठीक है, और उसमें नलवंश और बाणवंश आए कहाँ से थे, और मैकल का अंत के, मैकल का पांडुवंश, इसका बस ये जानना काफी नहीं है कि 5 शासक अमरकंटक राजधानी, ये जानना बस काफी नहीं है। अगर क्वेश्चन यहाँ से लिंक करके पूछेगा अगर मेंस में, जो कि पुराने प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, और अभी तो और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे उलझ जाओगे। समझ आ गया कि कनेक्शन कैसे कैसे था? चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या माइक चालू? चलिए, यहां से स्टार्ट होगा छठा राजवंश, है ना। यहां से क्या स्टार्ट होगा? छठा राजवंश। आप लोग हेडिंग डालना, उड़ीसा या उत्कल, है ना, स्लैश देके उत्कल लिखना, का सोमवंश, ठीक है। इसकी तिथि लिख लेना 9वीं सदी, ठीक है। चलो, यहां से और कहानी बनेगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या मैकल तक से में? नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो उड़ीसा उत्कल का सोमवंश, ये जो तीसरा सोमवंश का जो तीसरा शाखा है ना, ये बेसिकली कहाँ पे था? ये उड़ीसा में था, इसके लिए इसको उड़ीसा या उत्कल का सोमवंश कहा जा रहा है, ठीक है।
ये बेसिकली कहाँ पे था, उड़ीसा में था। लेकिन जब ये उड़ीसा में था ना, तो दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र इसके अधीन था। दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र ये सोमवंश के अधीन था, इसके लिए इसको छत्तीसगढ़ में पढ़ा जा रहा है। नहीं तो अगर उड़ीसा का ही रहता, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बाहर, तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हम भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्कल या उड़ीसा का सोमवंश। अब इसमें एक चीज जो देखने को मिलती है, देखो पांडुवंश के बाद है ना, मैकल को छोड़ दो, मैकल वो अलग क्षेत्र में था, अपन जो पढ़ रहे हैं वो दक्षिण कोसल पढ़ रहे हैं ना। तो पांडुवंश के पश्चात इस क्षेत्र में कौन सा राजवंश आ गया, ये सोमवंश। सोमवंश का शासन। ठीक है, पांडुवंश के पश्चात सोमवंश का शासन। अब देखो, जब ये आए यहाँ पे, ठीक है, जब ये आए तो इनकी बोली कैसी थी, सेम टू सेम पांडुवंशियों की जैसी। वेशभूषा कैसी थी, सेम टू सेम पांडुवंशियों की जैसी। ठीक है, रहन सहन कैसा था, सेम टू सेम पांडुवंशियों के जैसे। और पांडुवंशी कहाँ से आए थे, उड़ीसा के जो सोमवंश था वही जब छत्तीसगढ़ में आया था तो उसने अपना नाम बदल लिया था और पांडुवंश कहलाए थे। ठीक है ना। अब वही सोमवंश जो कि उड़ीसा में ही है, वो नहीं आया छत्तीसगढ़ में, वो क्या है, उड़ीसा में ही है, उसकी राजधानी भी उड़ीसा में ही है। लेकिन उसने क्या कर लिया, जो दक्षिण कोसल वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे पांडुवंशी थे, उसको अपने अधीन कर लिया है जीत के पांडुवंशियों के बाद। ठीक है, कैसे आया यहाँ पे सोमवंशी, समझ आया। चलिए, तो ये जो सोमवंश है ना, ये क्या कहते थे, ये अपने आप को पांडुकुल का नहीं मानते थे, है ना, पांडुकुल का नहीं मानते थे अपने आप को, है ना। समझ गए, ये नहीं बोलते थे कि जी पांडुवंश इससे पहले जो था, हमसे पहले, हम उस वंश के नहीं हैं, हम अलग हैं। ठीक है, हम उड़ीसा वाले ही हैं, वो पांडुवंश कौन था, कहाँ से आया था, अपने को नहीं पता। ये क्या बोल रहे हैं, हम उस पांडुकुल के नहीं थे, हम अलग हैं, हम सोमवंशी हैं, जो कि हम कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। और पांडुवंशियों से ये जो सोमवंशियों है ना, सोमवंशी हैं, इनका क्या था, जो संबंध है ना, वो अभी तक क्या है, अज्ञात ही है। किसी इतिहासकार ने, किसी ने भी, है ना, अभी तक किसी ने भी इसका विवरण नहीं दिया है कि पांडुवंशियों से इनका संबंध क्या था। तो इनका जो पांडुवंशियों से है, इनका जो संबंध है वो क्या है, अभी तक अज्ञात है। ठीक है, सोमवंश यहाँ पे आया, ठीक है, लेकिन राजधानी अभी भी कहाँ है, सोमवंश की उड़ीसा में ही है। यहाँ पे आया, दक्षिण कोसल वाले हिस्से में उसने शासन किया। और इससे पहले जो पांडुवंशी थे, जो कि हमको पता है कि वही थे, लेकिन उसको अपने कुल का नहीं मान रहे हैं, उस कुल के हम नहीं हैं, ये इन्होंने कहा। ठीक है, पांडुवंशियों के साथ सोमवंशियों के बारे में, सोमवंशियों से संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये समझ में आ गया, क्लियर है। इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि मिक्स ना करो करके। ठीक है, चलिए अब देखना, यहाँ से ये कहानी लिंक जो थी, कहाँ से क्या कहलाए, कहाँ से आए, ये यहाँ तक के था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनकी एक उपाधि होती थी, ठीक है, सारे राजाओं की एक उपाधि होती थी। उपाधि क्या थी, त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति सारे शासकों की एक उपाधि होती थी। ये सब धारण करते थे, ये सब धारण करते थे, है ना। अब ये क्यों होती थी उपाधि, ये त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि है ये क्यों होती थी,
देखो कौशल है ना, कौशल मतलब हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। कलिंग, कलिंग मतलब उड़ीसा, उड़ीसा का प्राचीन नाम, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग, ठीक है। कौशल हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम। उत्कल, अब ये उत्कल क्या था? अब ये उत्कल क्या था? देखो ये कौशल, कलिंग, उत्कल, इन तीनों क्षेत्र में है ना, इसमें, इसमें और इसमें, ये अपने आप को स्वामी मानते थे, है ना, अधिकारी यहाँ पे का। अपने आप को क्या मानते थे ये, कि कौशल छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, कलिंग उड़ीसा और उत्कल, ये तीनों जगह के स्वामी कौन है? हम हैं। हम कौन? सोमवंशी, ठीक है। इसके लिए तीन जगह है, इसके लिए उपाधि क्या धारण करते थे? त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है। ये जो उत्कल है ना, ये जो उड़ीसा, देखो छत्तीसगढ़ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा पड़ेगा, उड़ीसा के और पूर्व में जाएंगे तो क्या पड़ेगा? समुद्र पड़ेगा, समुद्र के पहले क्या पड़ेगा? तटवर्ती स्थान पड़ेगा, कोस्टल एरिया पड़ेगा। वही क्या होता था? यही तो है, जो कोस्टल एरिया है, तटवर्ती स्थान है, वही क्या कहलाता था? उत्कल कहलाता था। क्योंकि अन्य देशों से संबंध के लिए क्या रहता था? वो समुद्र तट था, ठीक है। तो वो क्या था? इंपॉर्टेंट था। लेकिन कब इंपॉर्टेंट है? जब कौशल और कलिंग साथ में रहे तो, ठीक है। तो तीनों जगह पे ये क्या था? इनका अधिकार था। इसके लिए ये अपने को स्वामी मानते थे तीनों को, तीनों जगह का। और इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति की, ठीक है। चलिए, ये समझ आया। इनके जो लेख थे, लेख, ठीक है, इनके जो लेख थे वो किस लिपि में है? लिखना यहां पे उत्तरी नागरी लिपि, उत्तरी नागरी लिपि में इनके लेख थे, ठीक है। राजधानी लिख लेना। राजधानी में देखना ध्यान से, मैं सिरपुर लिखा रहा हूं, जबकि बताया क्या है मैंने कि उड़ीसा में थी इनकी राजधानी, बट फिर भी सिरपुर लिखना, क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता संचालन का केंद्र था, जो दक्षिण कौशल वाले जगह पे, वो केंद्र कहाँ पे था? सिरपुर में, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं पे सिरपुर राजधानी मिलेगी, कहीं कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक। एक और राजधानी मिलती है आपको यहाँ पे, विनीतपुर। और ये जो विनीतपुर है ना, ये उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये सीजी में है और ये क्या है? उड़ीसा में है, ठीक है। दो राजधानी मिल गई, सिरपुर और विनीतपुर, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे मुद्रा लिखना। मुद्रा में गजलक्ष्मी का चिन्ह, इससे पहले गजलक्ष्मी का चिन्ह कहाँ पे था? बताओ कमेंट करके, अगर कोई देख रहा हो, है ना। मुद्रा में गजलक्ष्मी है, इसके पहले कौन से राजवंश में हमने गजलक्ष्मी का देखा था? सर काल को क्या कहते हैं? उत्कल को? पीतांबर बंजारे। अटक रहे क्या वीडियो? ठीक है, देखो उत्कल को क्या कहते हैं? उत्कल कौन सी जगह को कहते हैं? देखो छत्तीसगढ़ पड़ा, छत्तीसगढ़ के और पूर्व में जाएंगे तो कलिंग पड़ा, कलिंग मतलब उड़ीसा, उड़ीसा के बाद और पूर्व में जाएंगे तो क्या आएगा? समुद्र आएगा। तो जो समुद्र तट है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तट, ठीक है, तट के पहले वाला जो हिस्सा है, जो कि अति महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, वो जो पूरा जो कोस्टल एरिया है ना, वो क्या कहलाता था? वही क्या कहलाता था? उत्कल कहलाता था। अब समझ में आ गया पीतांबर कि उत्कल किसको कहते थे, ठीक है। उत्कल वाला एरिया कौन सा था? अब गजलक्ष्मी, मुद्रा में गजलक्ष्मी का चित्र मिल रहा है। ये गजलक्ष्मी का चित्र और कहाँ पे मिला है? कौन से राजवंश में?
बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और एक चीज और मिल रही है यहाँ पे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आखिरी तक से आपको नहीं छोड़ेगा ये चीज। राजकीय नाम, राजकीय नाम, ठीक है, राजकीय नाम। राजकीय नाम क्या होता था? एक लिखना महाशिवगुप्त और दूसरा नाम लिखना महाभवगुप्त। एक नाम क्या है? महाशिवगुप्त, और एक नाम क्या है? महाभवगुप्त। तो ये जो राजकीय नाम है, ठीक है, शासकों के केवल यही दो नाम होते थे, ठीक है, शासकों के जो हैं, इस वंश के शासकों के केवल दो नाम, शासकों के केवल दो नाम। अब ये कैसे होता था कि अगर पिता महाशिवगुप्त है तो पुत्र क्या होगा? महाभवगुप्त होगा। अगर पिता महाशिवगुप्त है तो पुत्र क्या होगा? महाभवगुप्त होगा। उसके बाद महाभवगुप्त का पुत्र क्या होगा? महाशिवगुप्त होगा। फिर महाशिवगुप्त का पुत्र कौन होगा? महाभवगुप्त होगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा? 1 2 3 4 ये ऐड होते जाएगा। महाशिवगुप्त प्रथम, महाभवगुप्त प्रथम, फिर महाशिवगुप्त द्वितीय, महाभवगुप्त द्वितीय, फिर महाशिवगुप्त तृतीय, महाभवगुप्त तृतीय। ये चीजें चलते रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? राजकीय नाम है। क्या है ये? राजकीय नाम है। लेकिन जो वास्तविक नाम है, ये नाम कब मिलता था? गद्दी पर बैठने के बाद, ठीक है। जब गद्दी पे बैठने के लायक हो जाते थे, है ना, जब शासन व्यवस्था संचालन करने के लायक हो जाते थे, शासक के पद पर नियुक्त हो जाते थे। गुप्त काल में सर, गुप्त काल में मिला है, क्या मिला है गुप्त काल में? ये कमेंट कर रहा हूं, रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। गुप्त काल में क्या मिला है? अच्छा, गजलक्ष्मी नहीं मिला है, और बताओ, ठीक। तो राजकीय नाम महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, जब गद्दी पे बैठ के शासक के पद पर जब बैठा जाता था, जब बैठता था वो, जो भी इस राजवंश का जो शासक होता था, तब इन्हें क्या करते थे? ये दोनों नाम में से कोई एक नाम इनको धारण करना होता था, ठीक है। लेकिन जो जन्म से नाम है जो जन्म से नाम है वो अलग होता था, ठीक है। जन्म से जो नाम है वो अलग होता था, ठीक है। समझ आ गया? जैसे राजीव, विजय, ये अलग अलग होता था, ठीक। अभी देखेंगे अपन। इतनी जानकारी मिली। कौन से राजवंश की है? सोमवंश। कहाँ का है ये? उत्कल, और उत्कल या फिर उड़ीसा का सोमवंश, जो कि 9वीं सदी में आया है, ठीक है। पांडुवंशियों से इनका संबंध स्पष्ट नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि अज्ञात ही है। इन्होंने क्या कहा कि हम पांडुवंश को नहीं जानते हैं, ठीक है। ये तक समझ आ गई कहानी आपको, ठीक। उपाधि क्या धारण की है इन्होंने? जो समस्त शासक आएंगे वो एक उपाधि धारण करेंगे, त्रिकलिंगाधिपति की, ठीक है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। क्यों करेंगे? कौशल, कलिंग और उत्कल वाले क्षेत्र का अपने आप को स्वामी समझ के, ठीक है। ये हो गया। इनके जो लेख मिलते हैं, लेख कौन सी लिपि में है ये लेख? उत्तर नागरी लिपि में, उत्तरी नागरी लिपि में। राजधानी क्या है? विनीतपुर। अरे गूगल करने चले जाते हो क्या? मत बताओ भैया, नहीं पूछूंगा। ठीक है, चलो। राजधानी सिरपुर, या सिरपुर, और दूसरी राजधानी है विनीतपुर। सिरपुर छत्तीसगढ़ में, विनीतपुर कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। मुद्रा पे गजलक्ष्मी का चिन्ह, गजलक्ष्मी वाली
गजलाक्ष्मी का मत बताओ, द्रौपदी सही बताई है ना। द्रौपदी जो बताई है वो क्या बताई है, देखो राजधानी देख लिया, मुद्रा है ना, मुद्रा में जो है गजलक्ष्मी का चिन्ह, इसके पहले कहां पे देखा था हमने, सरबपुर में, सरबपुर राजवंश में है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरबपुरियों के समान था, है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे सरबपुर में हम लोग ने क्या देखा था कि माता लक्ष्मी की एक आकृति है, उस पे हाथी के द्वारा अपनी सूंड से पानी से जल अभिषेक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, जब आगे शासक की जो मुद्रा या जो सिक्के देखेंगे उसमें क्या रहेगा कि कमल पे माता लक्ष्मी विराजमान है। ठीक है, तो यहाँ पे गजलक्ष्मी सरबपुरियों के समान लेकिन पांडुवंशियों के विपरीत, है ना, पांडुवंशियों के विपरीत। अब ये क्यों कहा मैंने कि पांडुवंशियों के विपरीत, क्योंकि देखो पांडुवंश में हमको जो शासक मिले हैं वो वैष्णव धर्म के ही मिले हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म के मिले हैं, लेकिन उनके जो राजमुद्रा पे चिन्ह के बारे में जो जानकारी नहीं मिली है। पांडुवंशी में पांडुवंश जब पढ़े तो 7 के 7 शासक कैसे थे, वैष्णव धर्म के थे। 7 के 7 शासक कैसे थे, वैष्णव धर्म के थे। लेकिन जो अंत में जो शासक आया महाशिवगुप्त बालार्जुन, वो क्या था, वो केवल शैव धर्म का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पांडुवंशी में, पांडुवंश के समय में कौन सा ऐसा शासक था एकमात्र जो शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए कि वो भी वैष्णव थे, सरबपुरी तो थे ही वैष्णव। ठीक, तो यहाँ पे गजलक्ष्मी का जो है, जो चिन्ह है, वो दूसरी बार आया है क्षेत्रीय राजवंश में। समझ गए, सरबपुरियों के समान पांडुवंशियों के विपरीत। ठीक, राजकीय नाम क्या मिलता है, महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त, दोनों ऐसे चलेंगे, है ना, क्रमशः एक के बाद एक के बाद एक ऐसा करके। जन्म से जो नाम है वो भिन्न रहेंगे, भिन्न भिन्न सबके जो पर्सनल नाम रहेंगे। अच्छा ठीक, लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठ जाएंगे, शासक बन जाएंगे, तो ये दोनों नाम में से एक नाम धारण करना पड़ेगा। यहां तक की जानकारी थी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। दस मिनट बाकी है, एक दो शासक देख लेते हैं, है ना। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपके वनडे एग्जाम में ही काम आएगा, है ना। अगर सोच रहे होगे कि मेंस के लिए अलग से क्लास लगेगी करके, अगर किसी का प्री निकलता है तो ऐसा नहीं है। ये जितना भी चीज है ना, वो मेंस के लिए भी भरपूर है, इवन मेंस से भी ज्यादा ही है, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, जो इतना एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ ये प्री मेंस दोनों का है, नहीं तो फैक्ट लिखा देता और फटाफट क्लास होते जाती। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हम शासक देखेंगे जब, है ना, तो जो पहला शासक देखेंगे उसका नाम क्या रहेगा, शिवगुप्त। शिवगुप्त नाम है, शिवगुप्त उसका जन्म वाला नाम है। और यहाँ पे जो राजकीय नाम है वो क्या मिलेगा, महाशिवगुप्त। ठीक है, राजकीय नाम इसको क्या मिल गया, महाशिवगुप्त, और इसका जो जन्म से नाम है वो क्या है, शिवगुप्त है। ठीक है, चलिए ये आगे बढ़े। अब ये क्या थे, ये संस्थापक थे, लिख लेना साइड में, प्रथम शासक या फिर संस्थापक। ये शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, संस्थापक थे। ठीक है, इनकी उपाधि मिलती है, यहाँ पे बहुत गौर से ध्यान देना, इनकी जो उपाधि है इनकी जो उपाधि है, मैंने क्या बताया था, सोमवंशी कौन सी उपाधि धारण करते थे, त्रिकलिंगाधिपति। लेकिन इनकी उपाधि मिलती है यहाँ पे परम महेश्वर, परम महेश्वर।
परम महेश्वर। त्रिकलिंगाधिपति इन्होंने धारण नहीं किया था। त्रिकलिंगाधिपति उपाधि इन्होंने धारण नहीं किया था, है ना। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम महेश्वर। अलग है, क्वेश्चन आएगा, जो कॉमन रहेगा वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अलग है, अच्छे से सुनो, ठीक है। आपको क्लास के टाइम पे, जिस टाइम पे क्लास हो रही है छत्तीसगढ़ की, आपको नहीं नोट्स बनाना है, आराम से सुन लो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ईयरफोन लगाओ और सुनो बस, वापस से लिंक में जाओ, एक दिन में 2 दिन में जैसे भी जाते हो, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। आपको क्लास सुनते सुनते में आपको पता रहेगा कि मेरे को ये लिखना है करके, ठीक है। तो ऐसा ही करना, क्लास के साथ नोट्स कोई नहीं बनाएगा, आराम से बनाना, ठीक है। तो उपाधि इन्होंने क्या धारण की? परम महेश्वर की। शैव धर्म को मानने वाले थे। यहाँ पे फिर दिखा अलग चीज, हमने क्या देखा था? गजलक्ष्मी, लेकिन ये तो शैव धर्म वाले हैं, ठीक है, अलग चीज है, आएगा, ठीक। संस्थापक है, शैव धर्म को मानने वाले हैं, उपाधि परम महेश्वर की है, ठीक है। इनके समय में त्रिपुरी के कलचुरी, केवल एक घटना मिलती है त्रिपुरी के कलचुरी, कलचुरी अलग अलग मिलेगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। किसी कलचुरी में आधा ल रहेगा, किसी में र के बाद छोटी ई की मात्रा रहेगी, किसी में र के बाद बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है। आपको क्या लिखना है? सॉरी, आपको क्या लिखना है? कलचुरी लिखना है, आधा ला नहीं लिखना है, कलचुरी, ठीक है। कलचुरी था वो, कलचुरी नहीं था, कलचुरी था, ठीक है। तो त्रिपुरी में जो कलचुरी वंश था, त्रिपुरी में एमपी में है ना, त्रिपुरी कहाँ है? एमपी में है, यहीं से आए थे कलचुरी। जब इनका आगमन पढ़ेंगे तो चीजें पता चलेगी। तो वहां पे शासक थे, कलचुरी शासक, मुग्ध तुंग, मुग्ध, मुंह आधा ग और धा, मुग्ध तुंग, मुग्ध तुंग नाम के एक शासक थे। उसने क्या किया था? मुग्ध तुंग ने आक्रमण किया था और पाली, पाली क्षेत्र, अधिकार, पाली क्षेत्र में क्या किया था? अधिकार कर लिया था, छीन लिया था। किससे? शिवगुप्त से। समझ में आया? समझ में आया? शिवगुप्त, महाशिवगुप्त प्रथम, दोनों एक ही हैं, ठीक है। शिवगुप्त या महाशिवगुप्त प्रथम संस्थापक हैं, शिवगुप्त नाम ही है, तो शैव धर्म के हैं। उसके बाद क्या मिलता है? उपाधि, जो कि त्रिकलिंगाधिपति की नहीं मिलती है, परम महेश्वर की मिलती है। उसके बाद एक घटना घटती है इनके राज्यकाल में, वो क्या है? त्रिपुरी के जो शासक है, कलचुरी शासक मुग्ध तुंग, वो आक्रमण करते हैं, पाली क्षेत्र को आक्रमण करके छीन लेते हैं, उस पर अपना अधिकार या फिर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ये पाली कहाँ पे है? सबको पता होगा कि पाली कहाँ पे है। कोरबा है ना, सबको पता है ना। पाली का शिव मंदिर सबको पता है, विक्रमादित्य वाला, अभी पढ़ेंगे बाणवंश में, है ना। तो वही जो पाली का क्षेत्र है, वो किससे छीन लिया था? शिवगुप्त से, मुग्ध तुंग ने। और ये प्रथम शासक थे शिवगुप्त। प्रथम शासक के बारे में जानकारी खत्म होती है यहाँ पे है ना। एक और शासक देख लेते हैं, 5 मिनट है। जन्मेजय लिखना, ठीक है। जन्मेजय, जन्मे जय, जय। और इनका राजकीय नाम क्या होगा? महाभवगुप्त, महाभवगुप्त प्रथम, ठीक है। जन्मेजय महाभवगुप्त प्रथम, ये समझ आया? ठीक। अब ये कौन थे? ये शिवगुप्त के शिवगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। शिवगुप्त के पुत्र थे कौन? जन्मेजय। इनका 13 ताम्रपत्र मिलता है,
13 ताम्रपत्र, 13 ना, 13 13 13 मेरा वाला नहीं, 13 ताम्रपत्र। नहीं तो फिर कमेंट करोगे कि मेरा कहां से करके। ठीक, 13 ताम्रपत्र मिले किसके? जन्मेजय के, जिनका शासक बनने के बाद नाम क्या पड़ गया? महाभौगुप्त। ठीक है, इनका अन्य नाम है, जो अन्य नाम देखेंगे वो है, एक है धर्म कंदर्प, धर्म कंदर्प, और दूसरा नाम है स्वभाव तुंग। धर्म कंदर्प और स्वभाव तुंग, ये दोनों किसका नाम है? जन्मेजय का या महाभौगुप्त का? जन्मेजय का या महाभौगुप्त का? क्या नाम है? धर्म कंदर्प या स्वभाव तुंग। 13 ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? उड़ीसा जीता था, उड़ीसा जीता था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? उड़ीसा जीत लिया था। उसके बाद और क्या जानकारी मिलती है? सर्वप्रथम कौन सी उपाधि थी? इनकी उपाधि क्या थी? उड़ीसा वाले सोमवंशियों की तो त्रिकलिंगाधिपति इन्होंने सर्वप्रथम धारण की थी, है ना। जो द्वितीय शासक है जन्मेजय महाभौगुप्त प्रथम, इसने सर्वप्रथम धारण की थी त्रिकलिंगाधिपति। और भी जो अन्य उपाधि हैं, अन्य उपाधि हैं उसमें लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। परम भट्टारक, नहीं सॉरी, 5 अन्य उपाधियां हैं, वो आप लोग लिखते चलना। त्रिकलिंगाधिपति देख लिए, दूसरा है परम भट्टारक, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, त्रिकलिंगाधिपति एक देख ही चुके हैं। ठीक है, एक है परमेश्वर, ठीक, और एक है सोम कुल तिलक, सोम कुल तिलक। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति जान लिए। 4 अन्य उपाधि है, परम भट्टारक है, महाराजाधिराज है, परमेश्वर है और सोमकुल तिलक है। ठीक है, 2 जानकारियां और देख लेते हैं, 2 जानकारियां और देख लेते हैं। सिक्का है ना, देखो यहाँ पे आ गया, जो गजलक्ष्मी जो मैंने कहा था ना, सिक्कों पे माता लक्ष्मी का चिन्ह है ना, चित्र। ठीक है, सिक्कों पे देवी लक्ष्मी का चिन्ह या फिर माता लक्ष्मी का चिन्ह। और क्या मिलता है? जो ताम्रपत्र मिलते हैं इसके, है ना, कितने ताम्रपत्र मिले हैं, उसमें भाषा कैसी है? भाषा है संस्कृत। ठीक है, भाषा है संस्कृत। तो जन्मेजय के बारे में क्या देखा हमने? जो महाभौगुप्त प्रथम है, 13 ताम्रपत्र, अन्य नाम है क्या क्या है? धर्म कंदर्प, स्वभाव तुंग, इन्होंने उड़ीसा जीता था। त्रिकलिंगाधिपति सर्वप्रथम इन्होंने धारण किया था। उसके बाद परमेश्वर है, परम भट्टारक है, महाराजाधिराज है, सोमकुल तिलक है, सिक्कों में देवी लक्ष्मी की चित्र है यहाँ पे। ठीक है, और अंत में क्या देखते हैं? ताम्रपत्र की भाषा कैसी है? संस्कृत है। ठीक है, आगे के शासकों के बारे में कल देखेंगे। नोट्स बढ़िया से बनाना। ठीक है, हाँ, एक ने पूछा था कि सर बस्तर को रामायण काल में क्या कहा जाता था करके, है ना। उसने कहीं पे सर्च किया था और भ्रमर कोट करके, लेकिन आपको या तो दंडकारण्य लगाना है, दंडकारण्य लिखना है, जो मैंने पहली क्लास में बताया था, सॉरी सेकंड क्लास में। और दूसरा नाम क्या मिलता है? एक दंडकारण्य, दूसरा है चक्रकोट। भ्रमरकोट अभी आया नहीं है, भ्रमरकोट रहेगा, वो जब आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में तब आएगा। और भ्रमरकोट बस्तर वाले क्षेत्र को नहीं कहा जाता था, वो एक अलग से क्षेत्र था, वो मैं बताऊंगा, वो कोंडा गांव के आसपास का था। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मैसेज करना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।